नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज से हमारी एक नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और ये जो सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ये आपकी जो ALP की जो एग्जाम होगी उसके लिए रामबाण साबित होगी साइंस के अंदर। क्योंकि मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मैंने रेलवे के एग्जाम निकाले हैं और मैं रेलवे में जॉब करता हूं, तो एग्जाम मैंने निकाला है, आपको पता ही है। तो मुझे पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PYQ पूछे जाते हैं। तो आज से हमारा जो नई सीरीज का जो आगाज होने जा रहा है वो एक प्रैक्टिस सेट का आगाज होने जा रहा है। और वो जो प्रैक्टिस सेट होगा साथियों, वो होगा आपकी जो रेलवे के एग्जाम में जो अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे RRB JEE हो गया, RRB NTPC हो गया, RRC ग्रुप D हो गया 2022 वाला 23 वाला, है ना। इससे पहले 2018 का जो ग्रुप D हुआ था वो हो गया। पिछली बार जो 2018 में जो आपका ALP और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, आज से हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, तो आपका भरपूर प्यार मिलेगा, आप अच्छी तैयारी करोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूं ये सीरीज लेकर के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर आपको अपने मन में सोचना है। लेकिन मैं आपको जो करवाऊंगा ना, वो सभी जितने भी टॉपिक जो आपके ऑप्शन होंगे उन सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शक्ति क्या है। अगर आपको शक्ति के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाओगे। देखिए, यहां पर शक्ति के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो आपको जितनी भी शक्ति के बारे में बातें हैं वो सारी रिवाइज करनी है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो साथियों, मेरी प्लेलिस्ट है फिजिक्स 2024 के नाम से, उसमें देख लेना, और भी मैं क्लासेस उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं शक्ति के बारे में। तो शक्ति किसको कहा जाता है, यानी जो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। काम करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है, सामर्थ्य कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं शक्ति के सूत्र की, तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। W का मतलब कार्य और T का मतलब दर। दर जो है ना, जब भी आपकी परिभाषा में, जब भी आपकी डेफिनेशन में दर नाम आ जाती है तो बट्टा में आपको T लगाना पड़ता है, तो बट्टा में मैंने T लगा दिया। ठीक है, अब इसको कहा जाता है कार्य, इसको कहा जाता है समय। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और बटे आपका जो समय है, समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। साथियों, ये आपका शक्ति का क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये शक्ति का क्या हो गया, मात्रक। ये आपको याद रखना, ये शक्ति का मात्रक है। और इसी जूल बटे सेकंड को कहा जाता है वाट। इसी जूल बटे सेकंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। क्लियर है बात है। तो अगर आपको कहीं पर जूल बटे सेकंड मिले तो भी वो किसका मात्रक हो गया, तो भी वो आपका शक्ति का मात्रक हो गया। और वाट किसको कहा जाता है, जूल बटे सेकंड को वाट कहा जाता है, तो वाट किसका मात्रक हो गया, शक्ति का हो गया। इसके अलावा हम अन्य मात्रक की बात करते हैं। इसके अन्य मात्रक और कौन कौन से हैं, तो अन्य मात्रक की अगर हम बात करें तो एक आपका आता है HP, जिसको हम अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, HP कहते हैं, अश्व शक्ति। साथियों, ध्यान रखना, इसके दो अलग अलग मान होते हैं। एक इसका मान होता है 735.5 वाट और एक मान होता है इसका 746 वाट। ज्यादातर आपने यही पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन साथियों याद रखना, ये जो आपका मान होता है 735.5 वाट, ये होता है आपका ब्रिटिश पद्धति में। किस पद्धति में, ब्रिटिश पद्धति में। ब्रिटिश पद्धति का मतलब होता है CGS पद्धति। कौन सी पद्धति, CGS पद्धति के अंदर इसका मान होता है 735.5 वाट। और 746 वाट होता है वो होता है आपका FPS पद्धति में। FPS जो पद्धति होती है, मात्रकों की जो FPS पद्धति होती है, उसमें 746 वाट होता है किसका मान, 1 HP का मान। क्लियर है बात है। अच्छा, इसके अलावा अन्य मात्रक में हम बात करते हैं, तो अन्य मात्रक में इसका मात्रक हो गया किलोवाट। इसका मात्रक किलोवाट भी होता है, इसका मात्रक मेगावाट भी होता है,
इसका मात्रक गीगावाट भी होता है, गीगावाट। तो इस प्रकार से पेटावाट, टेरावाट, इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। तो ये इसके कुछ अन्य मात्रक हो गए। किलोवाट का मतलब होता है 10 की घात 3 वाट, ये इसका मान याद रखना है। मेगावाट का मतलब होता है 10 की घात 6 वाट। इसी प्रकार से आपको गीगावाट में याद रखना 10 की घात 9 वाट। ये आपकी शक्ति के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है बात है? तो अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है साथियों, वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की राशि नहीं है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं है, ये बात पूछी आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड बिल्कुल होता है साथियों, ये मैंने बता रखा शक्ति का मात्रक। आपको तो वो बताना जो नहीं है, तो ये तो है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा हमें दे रखा है एचपी यानी अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर जो सी है अश्व शक्ति, वो भी आपका किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों, वो दे रखा है वाट। वाट भी किसका मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। किसका मात्रक हो गया, शक्ति का। अब हमें बात करनी किसकी, एक तो देखो मैंने आपको बताया किलोवाट, एक तो मैंने आपको बताया यहां पर किलोवाट। एक याद रखना आपको किलोवाट घंटा। क्या याद रखना है, किलोवाट घंटा। इसके आगे नाम लग गया घंटा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को कहा जाता है केडब्ल्यूएच। क्या कहा जाता है, केडब्ल्यूएच। और केडब्ल्यूएच को ही कहा जाता है बिजली की यूनिट। क्या कहा जाता है, बिजली की यूनिट। इसको हम बिजली की यूनिट के नाम से भी जानते हैं। साथियों याद रखना किलोवाट घंटा जो है ना, किलोवाट घंटा वो किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो किलोवाट है ना वो तो शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलोवाट के आगे घंटा लग गया तो वो किसका मात्रक है साथियों, ये है आपका ऊर्जा का मात्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। इसी प्रकार से हमें पढ़ना है। जितनी भी डिटेल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में, जितनी डिटेल पढ़ेंगे उतना ही हमें क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। इसी प्रकार से आपको पढ़ के चलना है। क्लियर है बात? टाइम लग सकता है क्लास में, क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ के मजा आएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं साथियों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब समझो पहले तो, अब हमें समझना है पहले, सबसे पहले कि ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ऊर्जा क्या होती है। जिस प्रकार से मैंने आपको कार्य के बारे में बताया, उसी प्रकार से आपको याद रखना है ऊर्जा के बारे में। देखो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जो कार्य करने की जो दर होती है उसको कहा जाता है शक्ति। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, वो आपकी ऊर्जा कहलाती है। यानी मैं कितनी जल्दी काम कर सकता हूं वो मेरी शक्ति है, लेकिन मैं किसी काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता वो मेरी क्षमता है। मतलब ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको शक्ति में बताया था P बराबर W/T बताया था ना। तो यहां पर ये जो W है ना वो है कार्य, और कार्य को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात हम पढ़ते हैं। तो कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। तो यहां पर W का मतलब कार्य भी होता है और W का मतलब ऊर्जा भी होता है। तो अगर यहां से हम इस ऊर्जा का सूत्र निकालने की कोशिश करें तो सूत्र कैसे निकलेगा, देखो इसके बट्टा में 1 मान लेंगे तो W को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा W बराबर P, और T को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा P गुणा T। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या आ गया, इसका सूत्र हमें प्राप्त हो गया। इस ऊर्जा का जो सूत्र सॉरी ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर P गुणा T। यहां पर P का मतलब है शक्ति, और शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट, गुणा समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। और साथियों याद रखना, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था जूल बटे सेकंड को क्या कहा जाता है, जूल बटे सेकंड को वाट कहा जाता है। उसी प्रकार से वाट गुणा जो सेकंड होता है ना, वाट गुणा सेकंड, वाट गुणा सेकंड को कहा जाता है जूल। वाट गुणा सेकंड को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। अरे साथियों बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का सूत्र होता है W बराबर P गुणा T। P का मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है वाट, और समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। तो वाट गुणा सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, इस ऊर्जा का एक अन्य मात्रक और होता है। इसका जो अन्य मात्रक है वो है आपका कैलोरी।
क्या है? कैलोरी। कैलोरी जो है ना, कैलोरी वो किसका मात्रक है साथियों? कैलोरी आपका ऊर्जा का मात्रक है। और एक डाटा आपको याद रखना है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो याद रखोगे आप, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ये आंकड़ा भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप इसका गर्दा उड़ा दोगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है किलोवाट, किलोवाट, अभी भी मैंने आपको बताया था किलोवाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। और हमें यही प्रश्न पूछा है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, नहीं है शब्द पूछा है इसमें। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ना आपका, ऑप्शन नंबर ए, वही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किलोवाट जो है ना वो शक्ति की इकाई होती है, शक्ति का मात्रक होता है, नहीं कि ऊर्जा का। इसके अलावा कैलोरी, मैंने अभी अभी आपको बताया कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इसके अलावा आपको दे रखा है वाट सेकंड, देखो ये देखो वाट सेकंड, वाट सेकंड किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। और इसके अलावा आपको दे रखा है जूल, जूल किसका मात्रक हो गया साथियों? जूल हो गया आपका ऊर्जा का मात्रक। और जूल होता है वो कार्य का मात्रक भी होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, यानी कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। क्लियर है बात है? तो उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छे से पढ़ना है आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या है? किसका? विभवांतर का। तो सबसे पहले आपको विभवांतर के बारे में पता होना चाहिए कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है? देखो आपका जो विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, इस विद्युत परिपथ में एकांक कोई आवेश होता है, एकांक आवेश, विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। यानी मान लो ये कोई तार है, विद्युत परिपथ है ये, और इसमें कोई यहां पर एक एकांक आवेश है, मान लो यहां पर प्लस है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो इस एकांक आवेश को इस स्थान से यानी ए बिंदु से हम बी बिंदु तक लेके जाएंगे। तो ये विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसको मैं खींच के यहां तक लेके जाना है मुझे। तो जितना मुझे काम करना पड़ेगा उस काम को ही हम क्या कह देंगे? उस काम को ही हम क्या कह देंगे? विभवांतर कह देंगे। क्या कह देंगे? विभवांतर। क्लियर है बात है? चलिए अब हम बात करते हैं विभवांतर के सूत्र की। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है V बराबर विभवांतर, V बराबर आई आर। यहां पर V का मतलब विभवांतर, I का मतलब होता है आपकी धारा, I का मतलब धारा, विद्युत धारा, और R का मतलब होता है आपका प्रतिरोध। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। इस R का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध। I का मतलब होता है विद्युत धारा, I का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, इसके मात्रक की बात करते हैं, यानी विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखना विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को लिखा जाता है V। ये वोल्ट होता है, ये होता है आपका SI मात्रक, याद रखना। अब ये वोल्ट जो है ना, ये मिली वोल्ट भी हो सकता है, ये मिली वोल्ट भी हो सकता है, माइक्रो वोल्ट भी हो सकता है, म्यू वी भी हो सकता है। इस प्रकार से ये म्यू वी, यानी ये भी इसके मात्रक हैं। लेकिन साथियों एसआई जो मात्रक है ना अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, वो आपका वोल्ट है। और आपको यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो जाएगा आपका विभवांतर। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, वही इसका क्या होगा? क्लियर सही आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है ए का मतलब होता है एम्पियर। ए का मतलब क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसके अलावा दे रखा आपको एम ए का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर है, ये भी आपका धारा का ही मात्रक है, लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर है, ये एम्पियर से छोटा मात्रक है। ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, लेकिन इसी का छोटा रूप क्या हो गया आपका? मिली एम्पियर। इसके अलावा आपको दे रखा है एम वी का मतलब होता है मिली वोल्ट। तो वोल्ट जो है वो तो ऐसा ही मात्रक है, लेकिन मिली वोल्ट उस वोल्ट का छोटा रूप है।
तो आपको ऐसा ही मात्रक पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, यह आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रतिरोधकता क्या है, समझना अच्छे से। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध अलग बात है और प्रतिरोधकता अलग चीज होती है, याद रखना। एक तो प्रतिरोध होता है, एक होता है प्रतिरोधकता, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। देखिए प्रतिरोधकता या जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र आपको याद रखना है साथियों। यानी प्रतिरोधकता को दर्शाया जाता है इसके द्वारा और इसको कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है, रो। तो इसका सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। यहां पर जो आर है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध। ए का मतलब है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, जो तार होता है ना तार, उसका क्षेत्रफल। और तार का क्षेत्रफल गोल होता है, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, लेकिन हम यहां पर मान लेते हैं इसको क्षेत्रफल। एल का मतलब होता है लंबाई, तार की जो लंबाई होती है उसको कहा जाता है एल। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। देखो मात्रक कैसे निकलेगा, इसके मात्रक निकालने की बात करते हैं। तो आर यानी होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, गुणा ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आपका किसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का, बटे एल यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ऊपर देखो 2 मीटर है, नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ओम गुणा मीटर बचेगा। क्या बचेगा, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ओम गुणा मीटर। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, वही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही आपसे पूछा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दे रखा है महो। महो जो है ना साथियों, वो होता है चालकता का मात्रक। किसका मात्रक, चालकता का मात्रक, किसका, चालकता का। और एक बात आपको नोट में और याद रखनी है, जो आपका प्रतिरोध और जो चालकता है, प्रतिरोध और जो चालकता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, धारा प्रवाहित होने में विरोध करना। तो जो तार होगा, जो तार होगा वो अगर ज्यादा चालक होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर चालक कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर प्रतिरोध कम है तो वो ज्यादा चालक है, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो वो कम चालक होगा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, जो आपको याद रखना है साथियों, जो आपको याद रखना है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको ओम दे रखा है। ओम किसका मात्रक हो जाएगा, ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, ओम होगा आपका प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट साथियों, क्वेश्चन है आपका कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, ये आपसे पूछा है। वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट का मतलब होता है V और एम्पियर का मतलब होता है I। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। और V बटे I किसको कहा जाता है, V बटे I कहा जाता है आपको, आपका होता है V बटे I बराबर होता है R। V बटे I बराबर क्या होता है आपका, R होता है। और R किसको कहा जाता है, प्रतिरोध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रतिरोध को,
तो याद रखना, तो आपका जो वोल्ट बटे एम्पियर है ना, वोल्ट बटे एम्पियर, ये किसका मात्रक हो जाएगा साथियों? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट बटे मीटर किसका, वोल्ट बटे एम्पियर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। एक आपको दे रखा है आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। और इसके अलावा एक आपको दे रखा है इसमें धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसके बाद आपको इसको समझना है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक साथियों अभी मैंने आपको बताया था ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कूलाम, अभी अभी मैंने आपको बताया था कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर मुझे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन, तो समझना पहले आवर्धन क्या होता है। बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन क्या है? तो साथियों आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। देखना अच्छे से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अरे साथियों बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊंचाई का मात्रक भी आपका मीटर होता है, और इस नीचे वाली ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कुछ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब आवर्धन जो है वो एक प्रकार की मात्रक विहीन राशि है। मात्रकहीन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? डायोप्टर। डायोप्टर जो है ना वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसका मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को दर्शाया जाता है डी के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल डी के द्वारा। क्लियर है बात है? और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है न्यूटन। क्या दे रखा है? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है साथियों? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए साथियों। इसको अच्छे से नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लीजिए, और एक बार 2 बार इनको रिवाइज कर लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। जो एएलपी का जो एग्जाम होगा इन्हीं में से फंसेंगे, क्योंकि 80-90% जो क्वेश्चन होते हैं वो रेलवे के अंदर रिपीट होते हैं बार बार। तो देखो सारे मैं रेलवे के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था विद्युत शक्ति के बारे में। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको आज का करवाया था ना, पहला क्वेश्चन वो शक्ति के बारे में ही था। तो शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है आपका, एक तो वाट होता है, एक जूल बटे सेकंड होता है, जूल बटे सेकंड। एक आपका क्या होता है? अश्व शक्ति यानी एचपी होता है। एक आपका किलोवाट होता है। ये आपके किसके मात्रक हैं? ये सारे के सारे मात्रक आपके किसके हैं? शक्ति के मात्रक हैं। ये किसके मात्रक हैं? शक्ति के मात्रक हैं। तो आपको यही तो पूछा है, यही तो पूछा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है वाट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल क्लियर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा एक दे रखा आपको कैलोरी, एक आपको दे रखा है कैलोरी।
और एक आपको दे रखा है जूल। कैलोरी और जो जूल है ये दोनों के दोनों किसके मात्रक हैं साथियों? ये दोनों के दोनों आपके ऊर्जा के मात्रक हैं, ऊर्जा के मात्रक। और ये जो जूल है ना, ये जूल कार्य का मात्रक भी होता है, ये कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का मात्रक भी होता है। इसके अलावा न्यूटन किसका मात्रक? अभी अभी मैंने आपको बताया था, न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर है बात है? तो ये क्वेश्चन था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इंपॉर्टेंट तो बात ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो है ना, उसका सूत्र सबसे पहले आपको याद रखना है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है P बराबर 1/f। f का मतलब होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी याद रखना। P बराबर 1/f, ये इसका सूत्र होता है। और इसका जो मात्रक है साथियों, इसका जो मात्रक वो है डायोप्टर। इसका मात्रक क्या है आपका? डायोप्टर। और साथियों याद रखना, डायोप्टर को किसके द्वारा दर्शाते हैं? कैपिटल D के द्वारा दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर होता है आपका लंबाई का मात्रक। मीटर दूरी यानी लंबाई का मात्रक होता है। इसके अलावा जूल किसका मात्रक है? जूल आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस दूरी का मात्रक क्या है? दूरी, दूरी, ये देखो फोकस दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इसमें जो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर दे रखे हैं ये भी आपकी दूरी के ही मात्रक होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होते साथियों। एसआई मात्रक तो आपका मीटर ही होता है। एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। इसके अलावा जो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर होते हैं ये इसके छोटे रूप होते हैं दूरी के ही मात्रक हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक सिर्फ और सिर्फ मीटर है। ठीक है, चलिए ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? देखिए साथियों, एक होती है आपकी ठोस अवस्था। पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की, उसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ठोस अवस्था में होता क्या है। ठोस अवस्था जो होती है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस अवस्था में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल वो भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। आकर्षण बल भी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जो ठोस अवस्था होती है इस अवस्था में इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों क्या हैं? निश्चित। आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये बात है आपकी ठोस अवस्था की। इसी प्रकार से आपको द्रव अवस्था के बारे में याद रखना है। इसका जो घनत्व होता है, घनत्व वो ठोस से कम होता है। किससे कम होता है? ठोस से कम, ठोस अवस्था से कम होता है। आकर्षण ठोस से कम, आकर्षण बल ठोस से कम, इसमें क्या होता है? बल होता है। और आकार इसका क्या होता है? इसका आकार तो होता है अनिश्चित। ठोस अवस्था में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन साथियों याद रखना, जो इसका आयतन जो है ना, आयतन वो क्या है आपका? निश्चित है। आयतन निश्चित है, यानी कहने का मतलब द्रव पदार्थ को, यानी कोई जैसे पानी है, एक द्रव अवस्था में है पानी, तो पानी को जिस पात्र में डालोगे वो उसी पात्र का रूप ले लेगा, यानी उसका आकार तो बदल जाता है लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता, वो जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है बात है? इसी प्रकार से मैं बात करने किसकी? गैस अवस्था की। अगर हम गैस अवस्था की बात करते हैं तो साथियों इसका घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। घनत्व क्या होता है? सबसे कम। घनत्व सबसे कम होता है। अगर हम बात करते हैं आकर्षण बल की, आकर्षण बल की, तो ये क्या होता है? सबसे कम। अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी सबसे कम होता है। और साथियों याद रखना, इसका जो आकार और जो आयतन है, आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही क्या हैं? अनिश्चित। दोनों ही आपके अनिश्चित होते हैं। अब शायद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा है
कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है। अधिकतम पूछा है तो साथियों अधिकतम किस में होता है, ठोस अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछता सबसे कम किस में है तो उत्तर आ जाता आपका गैस अवस्था, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बातें आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, कंप्यूटर महोदय ने आपको क्वेश्चन आपके सामने दर्शा दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और उसके बाद इसका आंसर दे दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है वो पूछा है आपको, यानी इसमें से 3 तो सही हैं और एक इसमें से सही नहीं है। तो वही आपको देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो पहले। ऑप्शन नंबर ए को देखो अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए है कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। अरे बाप रे, फिर की ले रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको फिर की इसको लेने नहीं देना है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में आकर्षण सबसे अधिक होता है, द्रव अवस्था में क्या होता है, ठोस से कम होता है, और गैस अवस्था में सबसे कम आकर्षण बल होता है। यानी कहने का मतलब आकर्षण बल तो होता ही है, आकर्षण बल तो होता ही है, ये तो श्योर है। और आपको यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कण जो है, जो पदार्थ है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में तो आकर्षण बल होता है। ठोस में सर्वाधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है, बीच का होता है आपका द्रव अवस्था में। आकर्षण बल तो होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ये आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है वो देखो क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। अब की बार ये पूछा है कि क्या सही है, यानी इसमें से 3 तो गलत हैं और एक इसमें सही है। तो जो सही है वही आपको पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कि ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। नहीं साथियों, यादृच्छिक रूप से यानी गतिशील नहीं होते। ठोस अवस्था के जो कण होते हैं, मान लो ठोस अवस्था के जो कण होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से आकर्षण बल मजबूत होता है, तो ये आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इसका मतलब ये क्या नहीं होते, गतिशील नहीं होते। यानी ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या है, गलत बात है ये तो। ऑप्शन नंबर बी को देखो। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है कि इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। नहीं साथियों, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इसके बीच में क्या होगा, अंतराल कम होगा, रिक्त स्थान कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखो कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो जो ठोस अवस्था है ना, ठोस अवस्था में जो कण हैं वो व्यवस्थित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से आपस में एक दूसरे से विन्यासित मतलब जुड़े होते हैं, व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इनके आकर्षण बल अधिक है, तो व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है ठोस अवस्था के बारे में। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है कि इनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। नहीं साथियों, न्यूनतम आकर्षण बल तो किसके अंदर होता है, गैस के अंदर। इसमें तो सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या पूछा था कि ठोस अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कोई दुख तकलीफ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज तक। तो साथियों पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं साथियों, 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी, एक है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी है आपकी द्रव अवस्था, 3 नंबर जो है साथियों वो है आपकी गैस अवस्था, 4 नंबर जो है साथियों वो है आपकी प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था है ना। और जो आपकी 5 नंबर वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपकी पांचवी इसकी क्या है, ये पांचवी आपकी अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको इनके तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसके लक्षण बता चुका हूं, लेकिन बात करते हैं इस प्लाज्मा अवस्था की। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी। प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी, तो साथियों याद रखना, व्यक्ति का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने प्लाज्मा अवस्था की खोज की थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका जो विस्तृत अध्ययन है, इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो किसने किया था, तो विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था साथियों वो था इरविन लेगम्यूडर। इरविन लेगम्यूडर नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया था और प्लाज्मा अवस्था की जो खोज की थी वो सर विलियम क्रुक्स ने की थी। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है साथियों, जो सूर्य होता है, सूर्य व जो तारे होते हैं, सूर्य और तारे, इसके ऊपर ये प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य और तारों में कौन सी अवस्था पाई जाती है साथियों, आपकी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। क्लियर है बात है। इसी प्रकार से बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं तो साथियों मैं ये क्वेश्चन हटा देता हूं, एक बार ये क्वेश्चन हटा देता हूं, यहां पर बता देता हूं मैं आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। याद रखना साथियों, ये अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो याद रखना एक आपका बोसोन कण होता है, बोसोन कण को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है, तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, जब आप बोसोन कण को परम शून्य ताप तक क्या कर लोगे, ठंडा कर लोगे, तो हमें एक अवस्था की प्राप्ति होगी। उस अवस्था को कह देते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। बोसोन कण को अगर आप परम शून्य ताप तक क्या कर लेते हो, ठंडा कर लेते हो, तो किसकी प्राप्ति हो जाती है साथियों, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। परम शून्य ताप कितना होता है, तो याद रखना साथियों, आपका जो 0 केल्विन जो ताप होता है, 0 केल्विन ताप, वो होता है आपका परम शून्य ताप केल्विन में। और अगर आपको डिग्री में पूछ लिया जाए तो याद रखना -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है, परम शून्य ताप है। इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप इसको ठंडा कर लोगे बोसोन कण को, तो आपको किस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, तो याद रखना साथियों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी जो खोज है वो 2 वैज्ञानिकों ने की थी। एक वैज्ञानिक का नाम था आपका बोस यानी कौन सा बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, और एक हमारे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने दोनों ने मिलकर के बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की जो आपकी अवस्था है उसकी क्या की थी, खोज की थी। क्लियर है बात है। अगर हम बात करते हैं इसको पहली बार कब बनाया गया, इसको पहली बार 1995 में 1995 में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, लैब के अंदर बनाया गया। याद रखना लैब के अंदर इसको कब बनाया गया था सबसे पहले, तो साथियों 1995 की जो ईस्वी है उसमें इसको बनाया गया था। किसने बनाया साथियों, एक वैज्ञानिक का नाम था एरिक कॉर्नेल। एक तो एरिक कॉर्नेल और एक वैज्ञानिक का नाम था कार्ल वाइमन। इन दोनों ने इस अवस्था को 1995 में पहली बार बनाया था। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बनाया था, तो एक वैज्ञानिक का नाम था एरिक कॉर्नेल और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कार्ल वाइमन। क्लियर है बात है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस अवस्थाओं के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमें बात करनी है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। एक बार मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा
तो जहां पर आपका क्वेश्चन होगा वहां उस जगह को साफ करना जरूरी है साथियों, है ना। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? यानी इसमें से 3 बात ऐसी हैं जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं और इसमें से एक बात ऐसी है जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। वो कौन सी बात है? वही बात आपको पढ़नी है, वही बात आपको पकड़नी है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा आकृति, इस आकृति से कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 4 चित्र, ये जो 4 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 चित्रों में आप इसकी अणुओं की व्यवस्था देख सकते हो। ठोस अवस्था में अणु क्या है? बिल्कुल पास पास हैं। लिक्विड अवस्था में थोड़ी दूर हैं। गैस अवस्था में थोड़े और दूर हैं। प्लाज्मा अवस्था के कण भी हमें दिखाई दे रहे हैं इस चित्र से, इस आकृति से। तो ऑप्शन नंबर ए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका तो अनुमान हम लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। ओहो, बताओ, इस चित्र को देख के आप बता सकते हो कि हमारी कोशिकाओं में है? ये चित्र को देख के बता सकते हो? लाडलो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते कि ये हमारी कोशिका में होता है या नहीं। भाई, चित्र को देख के नहीं बता सकते। हमें अनुमान है या हमें ज्ञान है इस बात का, वो बात अलग है, लेकिन चित्र को देख के हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यही बात पूछी थी कि कौन सी बात का अनुमान आप नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर बी का अनुमान इस चित्र से हम नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल प्लाज्मा अवस्था इसमें दे रखी है। इसके अलावा यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल अवस्थाओं के बारे में बता रखा है और सारी बातें सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ये इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विसरण में अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण अत्यधिक किसके अंदर होता है? सबसे अधिक विसरण किसके अंदर होता है? तो याद रखना साथियों, एक होता है आपका ठोस, इसमें सबसे कम विसरण होता है। सबसे कम विसरण, इसमें सबसे कम विसरण होगा। विसरण सबसे कम विसरण आपका ठोस में होगा और गैस में क्या होगा आपका? सर्वाधिक विसरण। सर्वाधिक विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलना। सबसे अधिक क्या फैलता है? सबसे अधिक गैस फैलती है। जब आप बच्चे थे तो क्लास में बैठते थे, तो अगर आपका कोई दोस्त गैस छोड़ देता था तो दोस्त होता था वहां और उसकी सुगंध, बदबू जो भी है वो यहां तक आती थी। किस गुण के कारण? विसरण गुण के कारण, है ना। तो विसरण गुण के कारण सुगंध, बदबू आती है हमें। तो गैस में सबसे अधिक विसरण होता है और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। और यही बात पूछा है आपसे कि अत्यधिक तीव्रता से होता है। तीव्रता यानी तेजी से किसके अंदर होता है? तो गैस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन साथियों ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी इसमें से 3 बातें सही हैं, इसमें से 3 बातें सही हैं और एक बात गलत है। 3 बातें सही हैं और एक बात गलत है। अब देखो, पहला ऑप्शन देखो, पढ़ के देखो कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नहीं साथियों, जो पदार्थ के कणों का जो विशेषता है ना, उसकी विशेषता बात करते हैं, कणों की विशेषता। अगर हम कणों की विशेषता की बात करते हैं, कणों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो याद रखना साथियों, जो पदार्थ के जो कण है ना, पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। वो चलते रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। यानी कहने का मतलब कण के अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा। अगर आप तापमान बढ़ा देते हो, तापमान क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए आप बर्फ को गर्म करते हो तो उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कणों में गतिज ऊर्जा होती है। उसने बर्फ बना के आपने उसको बांध दिया,
जैसे ही वो आपने आकर्षण बल तोड़ा तो वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है, वो गतिशील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान भी होता है, इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है। ये कुछ गुण हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं कण की जो आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते साथियों, वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। वो क्या होते हैं, गतिशील। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यही इसमें गलत बात है और गलत बात की ही आपको पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, यानी इसमें से कौन सा पदार्थ शुद्ध है, यह बताना है आपको, कौन सा पदार्थ शुद्ध है। सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है चीनी का घोल। साथियों, जो चीनी का जो घोल है ना, चीनी का घोल, वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि घोल है, वो घोल मतलब एक तो उसमें चीनी है और चीनी के साथ में उसमें पानी भी है, तो वो तो शुद्ध नहीं रहा। दो पदार्थों का मेल शुद्ध पदार्थ नहीं होता, वो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी है दूध। दूध में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो वो भी आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु, वायु में बहुत सारे क्या हैं, धूल के कण हैं, बहुत सारी गैसें हैं, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है, यानी ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका जो मीथेन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और साथ ही ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में, और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है बात है? अरे समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, आपको अच्छे से पढ़ना है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। यानी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा का नाम आपको बताना है जो वंशानुक्रम पैटर्न को दर्शाती है। तो साथियों याद रखना, वंशानुक्रम का मतलब समझना है पहले आपको क्या होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसे दादाजी हैं, दादाजी से हम पिताजी का पता लगा लें, पिताजी के गुणों का पता लगा लें, और पिताजी के गुणों से हम किसका पता लगा लें, पुत्र के गुणों का पता लगा लें। तो दादाजी, पिताजी, पुत्र, एक दूसरे की पीढ़ी के गुणों का जो लक्षण है वो कौन सी विज्ञान में देखा जाता है। तो साथियों याद रखना, जो आपकी आनुवंशिकी जो विज्ञान है, आनुवंशिकी जो विज्ञान है वही हमें क्या करती है, वही हमें वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन करवाती है। वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन कौन सी विज्ञान करवाती है, तो याद रखना आनुवंशिकी विज्ञान करवाती है। कौन सी विज्ञान करवाती है, आनुवंशिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं आनुवंशिकी की, तो जो आनुवंशिकी जो विज्ञान है इसके जो जनक हैं, इसके जनक का नाम है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी विज्ञान का जनक यानी पिता कहा जाता है। और साथियों ये जो शब्द है आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखना साथियों बेटसन नाम का एक वैज्ञानिक था। बेटसन नाम का वैज्ञानिक 1906 की बात है साथियों। 1906 में शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेटसन ने किया था। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। आनुवंशिकी का पिता या पितामह या फिर जनक किसको कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जो फादर है साथियों वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना साथियों बेटसन ने किया था 1906 में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ऑप्शन नंबर सी वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पसंद आपको आया होगा, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। सारी डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में आपको बतानी चाहूंगा, समझना है अच्छे से। देखिए साथियों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सेरिकल्चर।
सेरीकल्चर का मतलब होता है साथियों रेशम कीट पालन का, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? सेरीकल्चर में। ऑप्शन नंबर बी है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है साथियों? याद रखना, पिसी जो कल्चर है साथियों, पिसीकल्चर का मतलब होता है आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर की अगर बात करें तो एपीकल्चर में किया जाता है मधुमक्खी का अध्ययन। किसका अध्ययन? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी जो पालन है उसका अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में। एक बात मैं आपको नोट में बतानी चाहूंगा, एक होता है एवीकल्चर। एवीकल्चर, देखो ये तो एपीकल्चर है और ये है एवीकल्चर। एपीकल्चर और एवीकल्चर में दोनों में अंतर है। एवीकल्चर का मतलब होता है पक्षी पालन का अध्ययन करना। पक्षी पालन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका एवीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालने को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। और साथियों जो आपका हॉर्टी जो कल्चर है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है? जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जियां, जो आपके फल हैं, फूल हैं, इनका जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है साथियों? इसका अध्ययन किया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात है? इसके अलावा देखो सब्जियों, फूल और फल की जो जानकारी वो हमें किससे प्राप्त होती है? हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर से प्राप्त होती है। लेकिन साथियों एक अगर आपको सीधा पूछ ले सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों की खेती, एक लिए अगर आपको पूछ ले सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती अकेली पूछ ले और अकेली आपको पूछ ले फूलों की खेती, फूलों की खेती, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साथियों। सब्जी, फूल और फल तीनों की खेती को मिलाकर तो कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, लेकिन सब्जियों की जो अकेली खेती है, सब्जियों की अकेली खेती, उसको कहा जाता है साथियों ओलेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। और जो फूलों की जो खेती है साथियों उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अगर सब्जी, फूल और फल की अगर मिक्स बात करें तो कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, और सब्जियों की अकेली खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, और फूलों की अकेली खेती को क्या कहा जाता है? अकेली खेती को आपको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। बताओ साथियों क्वेश्चन पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? क्लास देख के मजा आया कि नहीं आया? अगर आपको मजा आया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जॉब लेनी है, अगर आपको एएलपी बनना है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, कौन सी गाड़ी? सभी प्रकार की गाड़ी, क्योंकि अगर आप नौकरी लगोगे एएलपी में तो आपको रेलगाड़ी चलाने को मिलेगी, और आपके पास पैसे होंगे तो आप वो गाड़ी भी चलाओगे, क्योंकि पैसे से आप गाड़ी लेके आओगे। आज आप दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे एक एक पैसे के लिए, अगर आप नौकरी लग जाती उसके बाद आपके बिल्कुल ठाठ है साथियों, बड़ी अच्छी जिंदगी है नौकरी लगने के बाद। बस आपको मेहनत करनी है और मैं आपका सहयोग करूंगा अच्छे से, और मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट तो नहीं हूं मैं भी, लेकिन कोशिश करूंगा और वो बेहतर मैं आपको दे पाऊं। उम्मीद करता हूं आज आपको अच्छी क्लास लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। डेली आपको क्लास मिलेगी, मजा आएगा पढ़ के। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।